गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये लेक्चर 3 है केमिकल काइनेटिक्स का, और इसमें हम लोग आज क्वेश्चन है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो बहुत बच्चे इसका आंसर लिख देंगे, 4-5 जो पॉइंट है बस खाली पॉइंट लिख देंगे। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट। बस हो गया, नाम लिख दिए। उसमें तुमको कितना मार्क्स मिलेगा? हाफ मार्क्स मिलेगा। उसको एलाबोरेट करना डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर 1 मार्क्स का है तो खाली इसका नाम लिख देना है, ठीक है। लेकिन अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो पूरा इसको एलाबोरेट करके, पूरा एक्सप्लेन करके यू हैव टू मेंशन, ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स, ये कैसे कौन कौन से कारक हैं जिन पे अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन इन्फ्लुएंस्ड होता है, प्रभावित होता है। कौन कौन सी चीज़ें रिएक्शन के रेट को प्रभावित करती हैं, मतलब किस बातों पे रिएक्शन जल्दी होगा, रिएक्शन स्लो होगा, मतलब रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो, ये किस बात पे निर्भर करता है। तो इस पर बात करें। सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बात तो पहले क्लियर कर लीजिए आप कि रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। आपको पूछा है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो आपको जवाब देना है प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल। कौन ज़्यादा स्टेबल है? प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट स्टेबल होता तो ये रिएक्शन ही क्यों करता? इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? प्रोडक्ट। अब एक बात और समझिएगा, ध्यान रखिएगा कि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, अब एक बात समझिएगा, मोर एनर्जी लेस स्टेबल। जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है उसके पास स्टेबिलिटी कम होती है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। जब ये स्टेबल ज़्यादा है इसका मतलब इसके पास एनर्जी क्या होगी? कम होगी। रिएक्टेंट जो है इसके पास ये स्टेबल कम है, लेस स्टेबल है। ये स्टेबल लेस क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है, ये एनर्जाइज हैं, ये खुद को रिएक्ट करके स्टेबल होना चाहते हैं। तो इसके मतलब है रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा होता है एज़ कंपैरिजन टू प्रोडक्ट के। यहाँ 2 बात क्लियर हुआ, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होता है तो रिएक्टेंट के पास ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? तो प्रोडक्ट, ठीक है। चूँकि रिएक्टेंट के पास एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। याद रखिएगा, एनर्जी, ठीक है, स्टेबिलिटी। देखिए केस 1 है, यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स, ए को हमने गोल गोल दिखाया है, बी को हमने स्क्वायर दिखाया है ताकि आपको समझ में आए। ये 2 ए और बी आपस में एक साथ रखे गए हैं, ये अब रिएक्शन करेंगे। तो ये बिल्कुल मैंने कल एक एग्जांपल दिया था मेला वाला। देखिए बाबू, मेला में अगर भीड़ ज़्यादा रहेगा, बाज़ार में अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो धक्का मुक्की ज़्यादा होगी, लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा आएंगे। अभी लॉकडाउन इसलिए चला है ना कि भीड़ ज़्यादा होगी तो एक दूसरे को लोग प्रभावित ज़्यादा करेंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हाई है। मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल्स में भीड़ ज़्यादा है तो कोई भी मॉलिक्यूल इधर से कहीं भी घूमेगा, किधर भी मोशन करेगा तो कहीं ना कहीं कॉलिजन करेगा ही करेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। देखिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जब तक आपस में कॉलिजन नहीं करेंगे तब तक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का आपस में कॉलिजन यानी टकराव होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? कॉलिजन यानी टकराव होना ज़रूरी है। और कॉलिजन खाली होने से काम नहीं चलेगा, खाली आए और सट गए, ऐसा नहीं होता है। कॉलिजन मस्ट बी इफेक्टिव, यानी ज़ोर से टकराना चाहिए। जितना ज़ोर से टकराएगा रिएक्टेंट से मॉलिक्यूल उतना तेज़ी से बनेगा। खाली कॉलिजन नहीं बोलना है, कॉलिजन मस्ट बी इफेक्टिव कॉलिजन होना चाहिए। और कॉलिजन, नंबर ऑफ़ कॉलिजन्स पर यूनिट टाइम, इसको हम कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना चाहिए, और कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के लिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कॉलिजन ज़्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट भी ज़्यादा होगा।
एक दूसरा केस लिए, केस 2, वो केस 1 था। यहाँ पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कम है। अब ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा तो किसी से नहीं टकराएगा, इधर जाएगा किसी से नहीं टकराएगा, यहाँ जाएगा टकराएगा, इधर जाएगा तो किसी से नहीं टकराएगा, यहाँ किसी से नहीं टकराएगा, यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ नहीं टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ नहीं टकराएगा, फिर टकराएगा। जब तक कॉलिजन नहीं होगा तब तक तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा नहीं। यानी कहने का मतलब जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है तो रिएक्शन भी यहाँ पर धीरे धीरे होगा। यानी एक बात क्लियर हो गया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यानी रिएक्टेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है, तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, रिएक्टेंट की मात्रा कम होगी, थोड़ा सा रिएक्टेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। कुछ रिएक्शन ऐसे भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, हमेशा यह बात लागू नहीं होता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा हो, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि उसमें कांस्टेंट रहता है, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। वैसे रिएक्शन को हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। पढ़ेंगे, उसके बारे में भी एग्जांपल देंगे। एग्ज़ाम में वहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि कुछ ऐसे एग्जांपल दीजिए जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन मैक्सिमम रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर करते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते हैं और वैसे रिएक्शन को ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्टेट बैंक में चले जाते हैं, वहाँ पे कस्टमर की कितनी भी भीड़ हो, लेकिन स्टेट बैंक का जो एम्प्लॉय है काउंटर में बैठा है वो उसको कोई मतलब नहीं है। रेलवे स्टेशन पे जाएंगे टिकट लेने के लिए, कितना लंबा भी लाइन हो, वहाँ की जो लेडीज़ है, जो रेलवे कर्मचारी जो टिकट काट रही है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो धीरे धीरे अपना काम आराम से चाय पानी पेशाब पैखाना वो करते रहेगा। तो उनको ट्रेन छूट जाए कुछ हो उससे फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो सरकारी ऑफिस जो है वो एक तरह का देखा जाए तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब केमिस्ट्री में एग्जाम्पल नहीं लिख के आ जाना है कि इसका एग्जाम्पल ये, हम समझाने के लिए बताए हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं, कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो या भीड़ कम हो, उससे उनको कोई प्रभाव या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, अगर कर्मचारियों की भीड़ ज़्यादा हो तो काम करने की स्पीड भी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं आगे, रेट ऑफ रिएक्शन किन किन बातों पर निर्भर करता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर करता है, वो तो हमने देख लिया। दूसरा प्रेशर पे भी निर्भर करता है। देखिए प्रेशर पे कब निर्भर करता है, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, गैसियस, ए और बी दोनों क्या रहेंगे, अगर गैसियस फेज में रहेंगे, जैसे कि N2+3H2 अमोनिया का फॉर्मेशन, हैबर प्रोसेस जो है, वहाँ पे नाइट्रोजन भी क्या है, गैस है। कल एग्जांपल दिया था ना, N2+3H2 टेंड्स टू 2NH3, तो N2 नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। तो उस केस में क्या होगा, प्रेशर अगर ज़्यादा कर देंगे तो रिएक्शन का रेट फास्ट हो जाता है। यानी प्रेशर का कंसिडरेशन कब करना है, जब रिएक्टेंट किस फेज़ में हो, गैसियस फेज़ में हो। तीसरा टेम्परेचर, ये तो बात बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। ऐसा भी नहीं है, हर जगह ये भी बात लागू नहीं होता, एक्सेप्शन होता है हर जगह। 2 बात पे एक्सेप्शन देखा हमने, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी एक्सेप्शन देखा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या कम हो, रिएक्शन का रेट अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में होता है। उसी प्रकार टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़ने के बजाय घटने लगता है। ऐसा कब होता है, जब रिएक्शन कैसा हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये समझिए कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, लेकिन आप एकदम रट नहीं लेना है कि नहीं टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन का रेट बढ़बे करता है, मास्टर भाई सही बोला है, ऐसा नहीं है। मास्टर ये भी बोल रहा है कि टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। ऐसा पढ़ाया ना सॉल्यूशन चैप्टर में। तो टेम्परेचर वाला बात। उसके बाद कैटलिस्ट, अच्छा कैटलिस्ट डालने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। फिर वही बात, कैटलिस्ट के डालने से रेट ऑफ रिएक्शन जरूर बढ़ता है, लेकिन कभी कभी कैटलिस्ट के डालने से रेट ऑफ रिएक्शन घटता भी है। ऐसा कब होता है, जब नेगेटिव कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट डालिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट डालिएगा तो रिएक्शन घट जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न आ जाएगा कि साला पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होता है, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, तो धैर्य रखिए, अभी कुछ घंटे के बाद आपको पता चल जाएगा। उसके बाद नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी निर्भर करता है। नेचर 2 तरह का, एक फिजिकल नेचर, एक केमिकल नेचर। तो फिजिकल नेचर के हम बात कर रहे हैं। फिजिकल नेचर मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब एक बात समझिए, अभी हमने बताया था
कि गैस का आपस में मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का आपस में कॉलिजन होना ज़रूरी है। और हमने बताया कि रिएक्टेंट अनस्टेबल होता है क्योंकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा, जितना ज़्यादा एनर्जी रहेगा उतना ज़्यादा कॉलिजन होगा। मान लो इधर से बाइक आ रहा है, इधर से स्कूटी जा रहा है, जाते जाते खाली से हल्का सा सट गया तो मारपीट हो जाएगा? नहीं होगा। अरे चेहरे में स्माइल है, हे ब्रो, सॉरी ब्रो, हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए इधर से इफेक्टिव बहुत स्पीड में बाइक आ रहा है, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ, इधर से स्कूटी बहुत फास्ट जा रहा है, एटीट्यूड में, नहीं हम काहे साइड होंगे, वो कह रहा हम काहे साइड होंगे, वो रॉन्ग साइड आ रहा है, अब दोनों जोर से टक्कर मारेगा तो क्या होगा? आवाज़ करेगा, अगल बगल पूरा मोहल्ला ट्रैफिक सब जाम हो जाएगा, मारपीट शुरू हो जाएगा। यानी कि मारपीट शुरू कब हुआ, रिएक्शन कब हुआ? जब कॉलिजन फास्ट हुआ, मतलब जोर से इफेक्टिव कॉलिजन हुआ। तो कहने का मतलब इफेक्टिव कॉलिजन कब हुआ? जब एनर्जी दोनों के पास ज़्यादा था। इसका मतलब इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी क्या होना चाहिए? ज़्यादा। अब आप बताइए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 फेज होते हैं ना रिएक्टेंट के, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है? जब आप सॉलिड को एनर्जी देते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, हीट देते हैं ना भैया, गर्म करते हैं, एनर्जी देते हैं। सॉलिड को गर्म करेंगे तभी लिक्विड बनेगा, अब लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस बनेगा। इसका मतलब वही सॉलिड जब एनर्जी दिए तो वही सॉलिड का बन गया, लिक्विड बन गया, और वही लिक्विड को फिर से एनर्जी दिए तो क्या बन गया? गैस बन गया। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? गैस के पास। गैस के पास एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू सॉलिड और लिक्विड के। इसीलिए गैस के मॉलिक्यूल्स के पास रैंडमनेस ज़्यादा होती है, एंट्रोपी ज़्यादा होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स उछल कूद ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन कौन करेगा? ऑफ कोर्स गैस करेगा। क्यों भाई? क्योंकि गैस के पास एनर्जी ज़्यादा होती है। उसके बाद कौन करेगा? तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन ज़्यादा तेज़ी से होगा, और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स में रिएक्शन रेट बहुत स्लो होता है। यानी रिएक्टेंट अगर सॉलिड है तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे स्लो होगा, रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स अगर लिक्विड स्टेट में है तो थोड़ा सा रिएक्शन फास्ट होगा। अगर वही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को गैसियस स्टेट में रखा जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन रैपिड होगा, वेरी फास्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ से आईआईटी में क्वेश्चन पूछेगा कि सॉलिड दे देगा, 3 सॉलिड दे देगा A, B, C, और पूछेगा इन तीनों में से कौन सा सॉलिड का रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा। तो आपको सोचना, साला सॉलिड में साला तीनों क्वेश्चन पूछ दिया है, मास्टर सॉलिड, लिक्विड, गैस में पढ़ाया था, यहाँ क्वेश्चन में सॉलिड के बीच में पूछा है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि सॉलिड में भी अगर जब पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा साइज़, जिस सॉलिड के पार्टिकल का साइज छोटा होगा, अभी तुरंत दिमाग में यही चीज़ लाना है, कॉलिजन। अब बताइए, बड़ा बड़ा पत्थर रहेगा तो अपने से उछल उछल कॉलिजन करते रहेगा, बड़ा बड़ा पत्थर का बोल्डर रहेगा, एग्जाम्पल दे रहे समझने के लिए, तो क्या आपस में उछल उछल कॉलिजन करेगा? वो तो पड़ा रहेगा। यानी कॉलिजन कब होगा? जब जितना छोटा मॉलिक्यूल का साइज होगा उतना ज़्यादा। देखिए, रैंडमनेस होना ज़्यादा जरूरी है, उछल कूद करना है। अभी गैस का मॉलिक्यूल का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा क्यों था? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में रैंडमनेस था, उछल कूद कर रहा, टकरा रहा था, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। तो सॉलिड का बड़ा बड़ा बोल्डर पत्थर रख दीजिएगा, बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स रख दीजिएगा, तो क्या होगा कि उसमें रिएक्शन का रेट स्लो होगा। लेकिन अगर छोटा छोटा फाइन ग्रेन, जितना छोटा रहेगा सॉलिड के पार्टिकल का, नमक के जैसा, चीनी के जैसा, जितना छोटा साइज रहेगा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का सॉलिड स्टेट में, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अमंग द सॉलिड, अभी हमने यहाँ दिखाया गैस, लिक्विड और सॉलिड में सबसे तेज़ी से गैस रिएक्ट करेगा, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड। अगर सॉलिड से क्वेश्चन रहेगा कि सॉलिड में 3 सॉलिड दे देगा, A, B, C, तीनों का साइज दिया रहेगा, आपको mm में दिया रहेगा, ग्रेन का साइज़, पार्टिकल का साइज़, और आपको पूछेगा कौन सा सॉलिड ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा, तो जिस पार्टिकल का साइज़ सबसे छोटा होगा वही वाला सॉलिड ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा। अमंग द सॉलिड, रेट इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन पार्टिकल साइज। रेट इंक्रीजेज, रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है कब? जब पार्टिकल का साइज, सॉलिड के पार्टिकल का साइज डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तू लोग वीडियो ही नहीं देखता है, बस मस्त रहता है अपना, पता नहीं कहाँ खोया रहता है, पूरा लॉकडाउन का आनंद ले रहा है, वैराइटीज़ ऑफ फूड खा रहे हैं बस, और टीवी देख रहे हैं, सो रहे हैं। साले तुम लोग से कुछ होगा नहीं। कुछ बच्चे ही हैं जो कमेंट करते हैं, रिप्लाई करते हैं, आंसर करते हैं, देखते हैं वीडियोस, गिनती के बच्चे हैं। 2-4 लड़कियां हैं, लड़कियां तो कोई भी नहीं, 1-2 लड़कियां हैं, 2-3 लड़कियां हैं, कमेंट करती हैं, क्वेश्चन सॉल्व करती हैं, प्रॉब्लम बनाती हैं। बाकी तो लड़के में भी थोड़ा बहुत कम ही लड़के हैं जो ऐसा कर पा रहे हैं, प्रॉपर वीडियोस देख पा रहे। पता नहीं क्या करते रहते हैं सारा दिन घर पे। ज़्यादा ख्यालों में ना डूबो बे, डूब जाओगे। देखो गधा लोग, केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के केमिकल, अभी तो हमने फिजिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट पढ़ा, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट हमारा एक टॉपिक था, ठीक है, 5वां नेचर ऑफ रिएक्टेंट, उसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं फिजिकल नेचर, एक केमिकल नेचर।
केमिकल नेचर का मतलब है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कैसे जुड़े हुए हैं, आयनिक बॉन्डिंग है, पोलर हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, किस तरह के बॉन्डिंग है उसके बारे में। एक बात समझ लीजिए कि कोवेलेंट बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो कॉलिजन नहीं करेगा। यानी वैसे मॉलिक्यूल जिनके बीच में कोवेलेंट, अब एग्जांपल यहाँ से हम कराएंगे, क्लास में कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, IIT के क्वेश्चंस करवाएंगे, यहाँ से हम पहचानने के लिए सिखाएंगे। ये तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ तक काफ़ी है, लेकिन कंपटीशन सेक्शन में क्या आएगा उसके लिए प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी DPP नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि वैसे रिएक्टेंट जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है, कोवेलेंट बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जिसके कारण से उनके बीच में कॉलिजन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। हाँ, लेकिन अगर आयनिक बॉन्ड रहेगा, पोलर बॉन्ड रहेगा रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो क्या होगा, जैसे NaCl है, ठीक है, CaCl2 है, इस प्रकार से अगर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, CaCl2 तो कोवेलेंट हो गया, NaCl अगर हो गया तो ये आयनिक बॉन्ड हुआ। बताया ना आयनिक और कोवेलेंट क्या होता है, क्लास 11th में रट रट के बुक के पढ़ाया हूँ। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या अंतर होता है, NaCl इज आयनिक वाइल CaCl2 है ना, वो क्या है, वो कोवेलेंट है, क्योंकि वहाँ पे शेयरिंग करके बॉन्ड हुआ है। बात सब धस रहा है कुछ। Ca2+ नहीं, CaCl2 भी आयनिक बॉन्ड के अंतर्गत आ जाएगा। एक एग्जाम्पल, बहुत सारा कोवेलेंट का एग्जाम्पल भी होता है जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, देखने में लगेगा कि आयनिक बॉन्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पोलर एंड आयनिक सब्सटेंसेस यूजुअली परफॉर्म वेरी फास्ट रिएक्शन वाइल कोवेलेंट बॉन्ड रिएक्टेंट्स हैविंग कोवेलेंट बॉन्ड हैव स्लो रिएक्शन। और सबसे ज़्यादा स्लो रिएक्शन कौन होता है, टिक करने के लिए भी आता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर मच स्लोअर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्लो होता है। अब बहुत बच्चे ये भी नहीं जानेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। ये अब आपका ये असाइनमेंट है कि इसका एक एग्जांपल देखेंगे, ये हमने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया हुआ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहाँ से देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। ये मेरा काम था, वैसे मुझे क्लियर करना चाहिए था यहाँ पर, बट मैं नहीं कर रहा हूँ इसको। आपका एक असाइनमेंट है, इसको आप क्लियर करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है इसका एग्जाम्पल के साथ, और देखेंगे सबसे स्लो होता है, आखिर क्यों होता है, इसका जवाब हमको देंगे। नहीं होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं इसका आंसर फिर आपको निकाल कर दूंगा। इसका एक क्लास लेना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियोस यहाँ पे मैं अपलोड नहीं कर रहा इसको, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बनाऊंगा यहाँ से, तो मुझे क्वेश्चन इस पर बारे में बात करना ही होगा, दोबारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इसको स्किप करके आगे चल रहा हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये बिल्कुल सही बात है कि अगर रेट, अब सोचो ना, गर्मी के दिन में खाना जल्दी ख़राब होता है, ठंडा दिन में फूड जल्दी स्पॉइल होता है। ऑफकोर्स गर्मी के दिनों में फूड ज़्यादा तेज़ी से स्पॉइल करता है। वाई सो? बिकॉज इन समर डेज दैट वेदर द टेम्परेचर इज बिकम वेरी हाई and that's why the rate of reaction increases and hence reactant becomes product and hence food gets spoiled। तो कहने का मतलब है कि रिएक्शन, देखो ना, गैस का फ्लेम तेज़ कर दोगे तो भैया चावल जल्दी जल्दी पकना स्टार्ट होगा, दाल जल्दी जल्दी पकना स्टार्ट होगा। आँच कम कर दोगे, फ्लेम कम कर दोगे तो भाई रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा, तो फूड धीरे धीरे पकेगा ना भाई साहब। लेकिन हाँ, सब जगह ऐसा नहीं होता है। हमने बताया एक्सोथर्मिक, जैसे चूना पानी वाला एग्जाम्पल दिए थे। अब कहने का मतलब चूना गर्म पानी में ज़्यादा घुलेगा, ठंडा पानी में ज़्यादा घुलेगा, तो चूना तो बेचारा पानी में घुलने के लिए हीट खुद रिलीज़ कर रहा है, और उसको गर्म पानी और तुम दे दोगे और हीट दे दोगे तो चूना पानी में थोड़े घुलेगा। यानी चूना जितना बढ़िया ठंडा पानी में घुलेगा उतना बढ़िया गर्म पानी में नहीं घुलेगा। यानी कहने का मतलब सब जगह ये बात लागू नहीं होता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये आवश्यक नहीं है। ये निर्भर करता है कि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। मतलब जिसको हीट नहीं चाहिए, एक्सोथर्मिक क्या समझते हैं, जिससे हीट रिलीज़ होता है, तो जहाँ हीट निकल रहा है वहाँ खुद और आप हीट दे रहे हैं, तो क्या उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है? ऑफ कोर्स नॉट। तो वहाँ पे नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा ना भाई साहब। अब एक बात समझिए, अगर रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए कि 10 के स्पीड से हो रहा है, अब हमको उसको 20 करना है, तो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे। तो रेट ये नहीं कि टेम्परेचर भी हम, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रहा है 10 के स्पीड से, तो हमको 20 के स्पीड से करना है, तो क्या करेंगे, तो 20 के स्पीड से करना है, तो ये नहीं कि टेम्परेचर भी डबल कर देंगे तो रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अगर टेम्परेचर के रेट ऑफ रिएक्शन को डबल करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को ट्रिपल करना है, तो टेम्परेचर डबल या ट्रिपल करने की ज़रूरत नहीं है। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से ही आपका रिएक्शन का रेट डबल या ट्रिपल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से रखिएगा दिमाग में कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा। रिएक्शन का रेट डबल करने के लिए टेम्परेचर भी डबल करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, सीबीएसई के बच्चे ध्यान देंगे। टेम्परेचर कोफिशिएंट को न्यू से डिनोट करते हैं
के यहाँ पे रेट कांस्टेंट होता है। क्या होता है रेट कांस्टेंट, इसको ड्यूज रखिए, अभी इसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। रेट कांस्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ से डेरिवेशन जैक के बच्चों के लिए। तो रेट कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे क्या होता है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस बाई रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। जैसे मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन हो रहा है और 35 डिग्री सेल्सियस का रेट कांस्टेंट पता है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो रेट कांस्टेंट है 100 और 10 डिग्री बढ़ा के, यानी 35 डिग्री पर जो 25 रटना नहीं है, हम यहाँ 15 ले सकते थे, यहाँ 25 ले सकते थे, यहाँ 75 और यहाँ 85 ले सकते थे। मतलब 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, दोनों का 10 डिग्री का डिफरेंस वाला का जो रेट कांस्टेंट है उन दोनों का जो रेशियो होगा, ऊपर हमेशा क्या रखिएगा, ज़्यादा वाला टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट और नीचे कम वाले का, और उनको डिवाइड कर दीजिएगा तो उससे क्या निकलता है टेम्परेचर कॉफिशिएंट, उसका डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन नहीं भी आता है। ये भैया सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ये अगर समझ गए तो मतलब समझ लीजिए, इस ग्राफ को अगर समझ गए समझिए चैप्टर क्लियर हो गया। ये ग्राफ ने धसा, जो भी हम बोलने जा रहे हैं नहीं समझ में आ गया आप लोगों को, अगर एक मौका और मिलेगा आपको, आगे एक टॉपिक और है इसी पे, ठीक है। तो अभी कोशिश कीजिए कि यहाँ से इसको मैं बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन इससे और बेहतर तरीके से आगे एक टॉपिक है जहाँ पूरा एलाबोरेट करके समझाना है, वहाँ पे समझाएंगे। फिलहाल समझिए कि कैटलिस्ट के डालने से रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, अभी घटता भी है, लेकिन हम पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन के डालने से कैटलिस्ट के डालने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कैसे बढ़ता है तो बच्चा पाकिस्तान का बच्चा भी साला जानता है कैटलिस्ट के डालने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, आखिर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, ऐसा क्या कांड कर देता है कैटलिस्ट डालते हैं, ऐसा क्या कांड कर देता है वो कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाता है। तो एक बात समझिए, हमने बताया हुआ है आपको कि कैटलिस्ट जो होता है वो बिल्कुल एक मान के चलिए कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। एक बात, सरफेस केमिस्ट्री आप लोग को नहीं पढ़ाए हैं जी, सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाते तो आपको समझ में आता, ज़्यादा अच्छा समझ में आता। अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा सा हिंट करते हैं आप। देखिए कैटलिस्ट क्या करता है, जैसे आपके पास A और B रिएक्टेंट हैं, आपने प्रोडक्ट बनाना है, तो यहाँ पे आप जैसे ही कैटलिस्ट का टुकड़ा डालेंगे, जैसे आयरन का टुकड़ा डाल दिए, गोल्ड का टुकड़ा डाल दिए, प्लैटिनम का टुकड़ा डाल दिए, तो ये टुकड़ा क्या करेगा, इसके ऊपर जाएगा A और इसके ऊपर जाएगा B, दोनों इसके ऊपर पहले जाकर सेट होगा। अब इसके ऊपर A बैठ जाएगा और B बैठ जाएगा, बैठने के लिए, मतलब बैठने के लिए इसको दिया। जैसे इसके ऊपर बैठेंगे तो बैठते ही यहाँ से क्या निकलता है, एक एनर्जी लिबरेट होता है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है ना? थोड़ी सी लंबी कहानी है बेटा इसके पीछे। एक्चुअल में क्या होता है कि एडजॉर्प्शन एक चीज़ होती है, एडजॉर्प्शन। जब भी किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि ये कॉपी है, इसके ऊपर मैंने पेन रखा तो यहाँ से एक एनर्जी लिबरेट होती है, इसको कहते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर हमने रखा, इससे एक एनर्जी लिबरेट होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो कॉपी अभी है ना, ये अनस्टेबल स्टेट में है। जैसे इसके ऊपर हमने रखा इसको तो स्टेबल हो गया। ये नहीं कि हवा चल रहा है तो दब गया है तो उड़ नहीं रहा है, ऐसा नहीं समझना है। एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी सरफेस, जैसे मान लीजिए कि आपके पास, चलिए मान लीजिए मैं एग्जांपल दिया, आपके पास एक वुड है, शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, ये आपके पास एक वुड है। अब इस वुड के पास क्या है, ध्यान समझिएगा, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। ऐसे नहीं समझो इसको, ऐसे समझो। मान लीजिए कि हमने एक टुकड़ा लिया लकड़ी का, ठीक है, एक टुकड़ा लिया हमने भाई साहब। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल, बीच का जो मॉलिक्यूल, ध्यान समझिएगा, ये मॉलिक्यूल चारों तरफ से बराबर फोर्स से घिरा हुआ है। इस मॉलिक्यूल की अगर बात, जिसको मैंने कलर किया है, इसकी बात करें तो ये इधर से भी एक फोर्स लग रहा है, 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 इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, यानी सभी तरफ से। जानते हैं ईच एक्शन हैज इक्विवेलेंट और अपोजिट रिएक्शन। ये सभी मॉलिक्यूल इस पर फोर्स लगा रहे हो तो ये भी तो सब पे लगा रहा होगा, यानी देखा जाए अगर तो ये भी सब पे फोर्स लगा रहा होगा ना भाई साहब, सभी दिशाओं में बराबर फोर्स लगा रहा होगा, ये तो इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इस पार्टिकल को देखिए, इसको मैं जिस सेकंड इसको कलर करने जा रहा हूँ, इसको देखिए, या फिर इसके ऊपर वाले को देखिए, सबसे अपर लेयर है, अपर लेयर की बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल होंगे इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं, नीचे से लगा रहे हैं, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी ऊपर वाले की नीचे लगा रहे हैं। लेकिन ऊपर से कोई फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो अपर लेयर है ना,
तो अपर लेयर के ऊपर क्या सिर्फ हवा है, अंदर तो ऊपर तो पार्टिकल नहीं है, लेकिन अंदर के पार्टिकल, अरे भैया मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडरवाल फोर्स लगता है भाई साहब, वही वंडरवाल फोर्स लग रहा है। तो ये इसको धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला फोर्स, ये वाला पार्टिकल जो इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर लगा रहा है, ये तो भैया बैलेंस हो गया। लेकिन जो नीचे के पार्टिकल जो हैं, नीचे वाले पार्टिकल जिसको फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर धकेल, भाग भाग यहाँ से निकलो 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 निकलो। अब ये जो फोर्स लगा रहे हैं, तो इसको ऊपर से कोई फोर्स लगाने वाला तो नहीं है ना। तो किसी भी मटेरियल का, या जैसे बेंच है, डेस्क है, कोई बोर्ड है, कोई भी सरफेस होता है ना, उसके सरफेस का जो अपर लेयर होता है ना, वो अनस्टेबल स्टेट में होता है। देखिएगा, गाड़ी धो के निकलिएगा, तुरंत उस पर धूल जम जाता है। टेबल के ऊपर अगर 10 दिन से नहीं बैठिएगा, 2 दिन नहीं बैठेगा, टेबल के ऊपर, बेंच, डेस्क पे धूल जम जाता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऊपर तो ऊपर जम्बे करता है, नीचे हाथ डालिए तो नीचे भी धूल जमा रहता है। ऐसा इसलिए होता है, किसी भी सॉलिड स्टेट का जो अपर मोस्ट लेयर होता है, मोबाइल रख दिए, झाड़ू लगा दीजिए रूम में, पूरा किताब के ऊपर, मोबाइल के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, बाल के ऊपर, सर में, हाथ पैर में, पूरा धूल जम जाता है, कपड़ों में धूल जम। क्यों? कि किसी भी बॉडी का अपर मोस्ट लेयर या लोअर मोस्ट लेयर, जो सबसे बाहरी सतह होता है, वो अनस्टेबल स्टेट में होता है। और खुद को स्टेबल करने के लिए वो हवा में, वातावरण में जो भी धूल पार्टिकल होते हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करता है। और जैसे ही धूल कण इसके ऊपर आकर बैठते हैं, तो जितना फोर्स नीचे से लग रहा था, उतना ही फोर्स अब ऊपर से लगने लगता है, और जाकर वो स्टेबल हो जाता है। और जैसे ही स्टेबल होता है, तो स्टेबल होने के लिए एनर्जी क्या करना पड़ेगा? उसको कम करना पड़ेगा। जैसे ही धूल पार्टिकल इसके ऊपर बैठेगा और जैसे ही स्टेबल होगा, ये एनर्जी रिलीज़ करता है। क्या करता है? एनर्जी रिलीज़ करता है। यानी कहने का मतलब है कि कैटलिस्ट का जो टुकड़ा आपने डाला था, ये एक इसका सरफेस होगा, और जैसे ही ए और बी इसके ऊपर जाकर के बैठेंगे, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इसके ऊपर जाकर बैठेंगे, तो बैठते ही इससे क्या लिबरेट होता है? एक एनर्जी लिबरेट होती है। बात समझ में आ रहा है? और ये जो एनर्जी लिबरेट होती है, यही वाला एनर्जी क्या करता है? रिएक्शन के रेट को फास्ट कर देता है। यानी कैटलिस्ट क्या करता है? एक सरफेस प्रोवाइड करता है, और सरफेस जैसे ही प्रोवाइड करता है, उस पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आकर सेट होते हैं, बैठते हैं, और उसके बाद कॉलिजन करते हैं। तो भैया उसके बाद कॉलिजन करते हैं, तो जैसे ही बैठते हैं, वैसे ही क्या होता है कि रिएक्शन एनर्जी निकलने लगता है वहाँ से, सरफेस से, और जो एनर्जी निकलता है, वो एनर्जी यूटिलाइज होता है रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में। जैसे मान लो मेरे भाई साहब कि मान लीजिए जीशान सर की शादी हुई, ठीक है। अब जीशान सर की शादी हुई तो वो हनीमून मनाने गए। बड़ा ध्यान से सुन रहा है भाई, हाँ ठीक है ठीक है। तो वो हनीमून मनाने गए, तो सबसे पहले मान लो गोवा गए, तो वहाँ जाएंगे तो क्या करेंगे? होटल बुक करेंगे, होटल लेंगे तो होटल से रूम जाएंगे, रूम में जाएंगे तो रूम में रहेंगे, उसके बाद निकल कर आएंगे। तो कहने का मतलब जब होटल में वो जाएंगे तो रेस्ट करेंगे यहाँ पे होटल में जाने के बाद। अभी जैसे ही रेस्ट करेंगे, यहाँ पे पैसा देकर यहाँ से भी बाहर निकलेंगे ना, होटल से अगर निकलेंगे तो पैसा देकर निकलेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? पैसा यूटिलाइज हुआ यहाँ पर उनका। ये इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझाएंगे जब हम आपको पढ़ाएंगे मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। हमने टॉपिक इसी चैप्टर में पढ़ना है, वहाँ पे यही एग्जांपल फिर से देंगे और उसको और अच्छे तरीके से एलाबोरेट करेंगे आपको। फिलहाल आप इसको यहाँ पे इसको ऐसा ही रहना चाहिए। दूसरा एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि एक हॉर्लिक्स का पैकेट है, हॉर्लिक्स 400 रुपये दाम है उसका, लेकिन जब उसको आर्मी कैंटीन में जाकर ख़रीदते हैं आप, तो वो वाला आर्मी कैंटीन में जाने के बाद वो हॉर्लिक्स का दाम 200 रुपये हो जाता है। हॉर्लिक्स का दाम कितना था भाई? 400 रुपया। आम आदमी खरीदने जाएगा दुकान में 400 रुपये दाम है, लेकिन अगर आर्मी कैंटीन में जाके इसी हॉर्लिक्स को खरीदेंगे तो 200 रुपये दाम है इसका। आखिर ये 200 रुपये कहाँ गया? एक्चुअल में तो सरकार इसको आर्मी वाले भी खरीद के 400 में ही ला रहे हैं। हॉर्लिक्स थोड़े ना, हॉर्लिक्स का बाप थोड़े ना आर्मी वाला कि उसको दे देगा सस्ता में, ना तुम लो जाओ कोई बात नहीं, तो 400 में बेचेगा, चाहे आर्मी हो, चाहे कुछ हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, बेटा बेचेगा तो 400 में। लेकिन आपको बेचेगा सरकार 200 में, क्योंकि आप सरकार का काम कर रहे हैं, तो आपके बदले सरकार 200 रुपये दे देगी और 200 रुपये ही आपसे लेगी। यानी आपको 200 रुपये देना पड़ा और आपके बदले 200 रुपये कौन दे दिया? सरकार दे दिया। इसको कहते हैं सब्सिडी कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्सिडी कहते हैं। तो ये जो सब्सिडी जो दे रहा है ना सरकार, ये सरकार एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। यानी 400 की जगह अब आपको 200 में ही वही वाला हॉर्लिक्स, ऐसा नहीं डुप्लीकेट मिलेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस 400 की जगह कितना पे करना है? 200। क्यों? क्योंकि 200 आपके बदले कौन दे दिया? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बोले तो सरकार, सब्सिडी दे दिया ना। तो कहने का मतलब है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है, एक्टिवेट करना, चालू करने के लिए। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ से, अब आप देखिए इस ग्राफ को देखिए, रिएक्टेंट का ये है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है आपका? रिएक्टेंट, और ये क्या है आपका? प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ पे देखिए, ये एनर्जी का ग्राफ है, ये एनर्जी है, तो रिएक्टेंट का एनर्जी यहाँ है और प्रोडक्ट का एनर्जी यहाँ दिखा रहे हैं भाई, ऐसा क्यों? सही पकड़े हैं? देखिए
अब रिएक्टेंट का हमने बताया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता है। तो तुम एक ही लाइन में काहे दिखा देगा भाई? रिएक्टेंट को भी यही दिखा देगा प्रोडक्ट को। फायदा क्या हुआ साला? रिएक्शन काहे किया था वो? जब इतना एनर्जी रह गया तो फायदा क्या हुआ? तो कहने का मतलब है कि रिएक्टेंट का एनर्जी ग्राफ हमेशा ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा और प्रोडक्ट को नीचे तक लाइएगा। ये नहीं कि एकदम यहाँ से स्टार्ट किए अल्लाह के यार देखो, ये ग्राफ ऐसे नहीं बनाना चाहिए। मैंने भी सही नहीं बनाया इसको क्या करना है? थोड़ा सा शार्प करना है। क्या करना है? शार्प। मतलब यहाँ पे कर्व होना चाहिए, ये बिल्कुल इतना ज़्यादा एरिया नहीं होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा शार्प होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, ऐसा बनना चाहिए था। इसको ये एक इंटरमीडिएट स्टेज, कभी भी रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, एक इंटरमीडिएट स्टेज बनता है। तुम टेंथ के बाद डायरेक्ट कॉलेज में थोड़ी जाते हो, टेंथ के बाद इंटरमीडिएट में जाते हो ना, 11th-12th में जाते हो, उसके बाद में कॉलेज जाते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने से पहले डायरेक्ट आप टेंथ के डायरेक्ट कॉलेज नहीं चले जाओगे, पहले आप इंटरमीडिएट में जाओगे। उसी प्रकार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनता है, बीच में एक फेज आता है जिसको कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। ये हाई अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम होता है। इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का एनर्जी यहाँ पे है, लेकिन इतना एनर्जी सफिशिएंट नहीं है कि ये रिएक्शन करे। रिएक्शन स्टार्ट यहाँ से होता है, रिएक्शन स्टार्ट यहाँ से होता है। इतना एनर्जी रहेगा तब जाके रिएक्शन होगा, लेकिन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी इतना है। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के पास एनर्जी इतना है, 10 रुपया है, और उसको चाहिए 90 रुपया रिएक्शन करने के लिए। जब तक उसको आप 80 रुपया और नहीं देंगे तब तक वो रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी हमको बाहर से देना पड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेट करने के लिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का इफेक्टिव कॉलिजन हो सके, आपस में रिएक्शन स्टार्ट हो सके, उसके लिए जो हमको एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ रिएक्टेंट का एनर्जी है, उसको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो, इसके लिए हमको एनर्जी देना पड़ता है। तो क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि हमको 400 रुपया देंगे तब जा करके हमको हॉर्लिक्स मिलेगा, लेकिन हम कैंटीन से जाकर खरीदना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? कैंटीन में जाएंगे तो वही हॉर्लिक्स हम कितना मिल जाएगा? 200 में। यानी आपके बदले 200 रुपया कौन दे दिया? आपके बदले 200 रुपया कौन दे दिया? कैटलिस्ट दे दिया ना। तो कैटलिस्ट के डालने से क्या होता है कि एनर्जी आपको जहाँ 400 देना पड़ रहा था वहाँ 200 देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 200 एनर्जी कहाँ से आया भैया? कैटलिस्ट एक सरफेस प्रोवाइड किया, तो उससे जो एनर्जी निकला भी समझा है ना, कि जब भी कोई सरफेस पर कोई चीज़ रखते हैं आप, तो उससे एक एनर्जी लिबरेट होती है, क्योंकि वो स्टेबल होता है सरफेस। पहले से वो अनस्टेबल था। देखो ना, कार को साफ़ करके निकलोगे, गाड़ी चला के निकलोगे, उसके बाद ला के घर में खड़ा करोगे, पूरा धूल धूल हो जाता है शीशा में, बॉडी में। क्यों? किसी भी बॉडी का अपर मोस्ट लेयर जो होता है वो दीवार वगैरह में धूल बैठ जाता है, क्योंकि वो अनस्टेबल स्टेट में होता है। जैसे उस पर कोई चीज़ रखिएगा तो वो स्टेबल होता है, इसलिए वो एनर्जी लिबरेट करता है। तो यहाँ से जो ऐसे ही कैटलिस्ट रखते हैं तो इससे एक एनर्जी रिलीज़ होता है, और यही वाला एनर्जी यानी 200 रुपया जो था, इससे एनर्जी निकला, कैटलिस्ट डाल दिए तो आपको 200 देना पड़ा, और 200 यहाँ से जो निकला एनर्जी वो 200 इसके बदले यूटिलाइज हो गया, और उससे जा करके आपका काम हो गया। समझ में आया? तो कैटलिस्ट बहुत अच्छी बात है कैटलिस्ट, लेकिन सब जगह कैटलिस्टें नहीं घुसेड़ देना है अंदाजी कहीं भी। जहाँ पे रिएक्शन ऑलरेडी बहुत फास्ट है वहाँ पे तुम कैटलिस्ट, देखो कैटलिस्ट का तुमको औकात बताते हैं क्या है, हमने कहीं बताया भी होगा। एक देखिए, वातावरण में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? जल का निर्माण करते हैं। तो वातावरण में क्या हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो काहे नहीं वाटर बनाता है भैया? एक खाली तुमको चावल दे देंगे, दाल दे देंगे, तुम खाना बना लोगे? उसके लिए बर्तन चाहिए होता है, गैस चाहिए होता है, अकल भी होना चाहिए। तो कहने का मतलब एक सेट ऑफ कंडीशंस होना चाहिए प्रॉपर, जितना चाहिए उतना चीज़ नहीं मिलेगा उसको। खाली हाइड्रोजन ऑक्सीजन थोड़े होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए। तो कहने का मतलब एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिल करके एक वाटर का फॉर्मेशन करने में कई वक्त बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम, ईयर्स में लगता है टाइम, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप पता है एक कंटेनर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रखिए, छोटा सा प्लैटिनम का टुकड़ा अगर रख देंगे, तुरंत ब्लास्ट करेगा, आवाज़ करेगा, और विद इन अ सेकेंड, माइक्रो सेकेंड में ही क्या होगा? वाटर का निर्माण हो जाएगा। जो वाटर को बनने में, एक बूंद वाटर ड्रॉपलेट बनने में 1 साल से ज़्यादा का समय लग रहा था, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होने के बावजूद, जहाँ पे छोटा सा प्लैटिनम का टुकड़ा डाल दिए, तुरंत माइक्रो सेकेंड में वाटर बन गया। तो कहने का मतलब है कैटलिस्ट का औकात होता है, ठीक है? कैटलिस्ट का कितना इंपॉर्टेंस समझ, जहाँ साल लग रहा था वहाँ सेकंड्स में काम हो गया। और कैटलिस्ट कैसे एनर्जी को कम कर दिया,
समझ में आया? कैटलिस्ट से एनर्जी, जैसे ही कैटलिस्ट के ऊपर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स बैठेंगे उससे एनर्जी निकलती है, एनर्जी निकलता है, वही एनर्जी यूटिलाइज हो जाता है और इससे एक्टिवेशन एनर्जी कम सप्लाई करना पड़ता है और इसी के कारण रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाता है। इसको और बेहतर तरीके से समझाएंगे। ये जो ऊपर वाला जो ग्राफ है वो पाथ विदाउट कैटलिस्ट है और डॉटेड लाइन वाला जो है वो पाथ विथ कैटलिस्ट है। रिएक्टेंट भी वही है, प्रोडक्ट भी वही बनेगा, बस खाली क्या होगा कि आपको एनर्जी कम सब, जैसे भैया तुमको यहाँ से जाना है, दिल्ली जाना है, कॉलेज में एडमिशन करवाने जाना है। अब तुम दिल्ली यहाँ से तुम कैसे जा सकते हो? साइकिल से जा सकते हो, तुम बाइक से जा सकते हो, तुम कार से जा सकते हो, तुम ट्रेन से भी जा सकते हो, तुम फ्लाइट से भी जा सकते हो। कहने का मतलब जा सकते हो ना। लेकिन अगर तुम मान लो कि अगर तुम पैदल जाते हो, जैसे भी लोग लॉकडाउन की वजह से पैदल आ रहे हैं कि यही कई दिन लग जा रहे हैं, 18 दिन, 22 दिन, 25 दिन, 7 महीना, 6 महीने लग जा रहा है। बहुत कोई परेशान है, चल ही रहा है, अभी चल ही रहा है, दिन रात चल रहा है। तो कहने का मतलब अगर वही चीज़ अगर फ़्लाइट से जाएंगे तो हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली। और हमको अगर फ़्लाइट से जाएंगे तो क्या ऐसा तो नहीं कि कॉलेज खरीद लेंगे, हम कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो फ़्लाइट जाएंगे तो कॉलेज खरीद तो नहीं लेंगे। जो मेरा मकसद है हम वही काम करके ना आएंगे। तो कॉलेज में एडमिशन कराने जाना तो तुम चाहे पैदल जा सकते हो दिल्ली, चाहे तुम फ़्लाइट से जा सकते हो। अब तुम पे निर्भर करता है कि अब तुम अगर पैदल जा रहे हो तो नॉर्मल जा रहे हो, फ़्लाइट से जा रहे हो तो तुम कैटलिस्ट का यूज़ कर। फ्लाइट यहाँ पे क्या हुआ, कैटलिस्ट का काम किया ना, आपको डायरेक्ट, आपको एनर्जी कम लगाना पड़ा, आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच गए, कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो रिएक्टेंट भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है, आदमी भी वही है, जिस उद्देश्य से जा रहा था उद्देश्य भी वही है। अब तुम पैदल जाना चाहते हो कि तुम फ्लाइट से जाना चाहते हो। तो फ्लाइट क्या किया, तो एनर्जी कम लगने दिया और तुम्हारा यूटिलाइज कर लिया वो। तो फ्लाइट जो हुआ ये कैटलिस्ट की तरह काम किया। कुछ समझ में आ रहा बात? एक और होता है लास्ट है इफेक्ट ऑफ सनलाइट। इस पर भी निर्भर करता है। आपने कभी दवाइयों के ऊपर लिखा होगा, देखा होगा, कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, कीप अवे फ्रॉम, कीप स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस, लिखा हुआ देखा होगा आपने इंस्ट्रक्शन। ऐसा इसलिए होता है, अच्छा ड्राई प्लेस में भी रखना, क्योंकि वाटर के पास अगर रहेगा ना हल्का मॉइस्चर कंटेंट तो उससे भी रिएक्शन हो जाता है। अब एक बात जान लीजिए कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए, देखिए आपके पास, मैं आपको दिखाता हूँ, छत पे लगा है सोलर प्लेट लगा है। ये जो सोलर प्लेट लगा है ये क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन इसके अंदर होता होगा कि नहीं होता होगा? तो भाई फोटोकेमिकल रिएक्शन इसके अंदर होता है। तो बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो फोटो सेंसिटिव होते हैं। फोटो मतलब लाइट, यानी कि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो फोटोकेमिकल, ब्लर हो गया जी, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, यानी कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हल्का सा उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज या हल्का सा लाइट पड़ेगा तो उसके अंदर रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा तो क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा ना, तो वो दवा फिर ख़राब हो जाएगी। इसलिए क्या कहता है, डार्क प्लेस में रखना, मतलब जहाँ पे लाइट नहीं पड़े, सनलाइट डायरेक्ट उस पर नहीं पड़े। इसलिए क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ सनलाइट से भी रेट ऑफ रिएक्शन प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये थे व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अगला हम लोग पढ़ेंगे अब रेट कांस्टेंट पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक बार फिर से कैटलिस्ट पढ़ेंगे और ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो आज की क्लास यही रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा पढ़िए और नोट्स बना लीजिए प्रॉपर इसका। ठीक है, समझ, जहाँ पे स्पेलिंग जो पढ़ाते जाते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं समझ में आता है, हेडफोन लगाएंगे और चीज़ों को सुनेंगे, बेहतर तरीके से समझ में आएगा।